हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आपको मदद करने के लिए मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज बना रहा हूं, जिससे आप बोर्ड में भी अच्छा कर सकें और आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो जेई हो, जेई मेंस हो, नीट हो या सीयूईटी हो, उसमें भी आपका काम बहुत आसानी से बन जाए। ये डिटेल्ड वीडियो है, हर चीज इसमें डिस्कस की जा रही है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर हैं, जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को मैंने चार भागों में, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोग तीसरा पार्ट आज करेंगे। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 1 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख सकते हैं। सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है और अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। आइए देखते हैं। तो ये है चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फुल चैप्टर शेड्यूल। ये देखिए 4 पार्ट थे, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। पार्ट 3 में आज कवर करेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज। एक्सटर्नल फील्ड में जब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में डिस्कशन पूरा करेंगे और उसके पोलराइजेशन के बारे में करेंगे। तो ध्यान से ये लेक्चर सुनिए, देखिए और नोट्स साथ में बनाइए। अच्छा, कुछ बच्चों को ये चाहिए होता है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स उनको मिल जाएं, तो उसका भी कार्यक्रम यानी एनोटेशंस के साथ, आपको लिखावट के साथ मिल जाए, तो उसका भी मैंने काम कर दिया है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको इसकी पीडीएफ में अपलोड कर देता हूं, जिससे लिखावट या एनोटेशंस के साथ में आपको चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, साथ में अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं। आप मुझसे अगर पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं जिसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकें, अपने डाउट्स पूछ सकें और सरल भाषा में फिजिक्स और मैथ्स को पढ़ सकें, जो आपका फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग बना दे, सरल भाषा में हाई क्वालिटी टीचिंग, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हम लोगों का द्रोणा बैच चल रहा है, तो ये द्रोणा बैच फिजिक्स के लिए है, ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स के लिए है। तो द्रोणा बैच में आप शामिल हो जाएं, वहां पर लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो फैसिलिटी वहां पर उठा सकते हैं। आगे चलते हैं और इसमें शामिल होइए और द्रोणा बैच में मुझसे मिलिए। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आते हैं और आज का टॉपिक शुरू हो जाता है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का। तो मटेरियल्स को, जब वो मटेरियल, कोई मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में होता है तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। उसकी बेसिस पर हम ब्रॉडरली मटेरियल्स को 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। अगर एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पर कोई मटेरियल के अंदर फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस होने लगे, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन समझिए वो चलने लगे, वाकई एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं ये कंडक्टर्स है। और जिसमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलाउड नहीं होते, यानी इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता है, वैसी चीजों को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। आप जानते हैं, मैंने बता दिया। तो फिजिकल मूवमेंट, यानी फिजिकल मूवमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन वाकई चल के आगे बढ़ जाएगा, चलेगा, आगे बढ़ेगा। और यहां पर फिजिकल मूवमेंट आपका चार्ज का अलाउड नहीं है। तो कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं ये आपको पता है, फिर भी थोड़ी सी बात कि ये मैंने आपको समझा दिया या लिखा है, जिससे कि आप नोट्स के तौर पर इसको देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो जैसे एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर्स के, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी, एसिड्स, एल्कलीज एक्सेट्रा। कुछ आप याद रखें, बढ़िया हो सकता है। साथ में हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग, तो इंसुलेटर्स क्या हो जाएंगे बेटा, दीज आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ये मैंने समझा दिया है। लकड़ी है, ग्लास है, डायमंड है, माइका है, वैक्स है, डिस्टिल्ड वाटर है, इबोनाइट, यानी वाटर अगर डिस्टिल्ड है तो वो भी इंसुलेटर का काम करेगा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं हो पाएंगे वहां। अब एक अगला टॉपिक आता है, तो लिखा हुआ है फ्री एंड बाउंड चार्जेस। तो फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं, बहुत ही सरल बात है। मान लीजिए आपने एक मेटल लिया, ये मेटल है, इस मेटल के अंदर कि मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है या एटम है, मान लें, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इस समय ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन उससे जुड़ा हुआ है। इसमें ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जी,
रूम टेम्परेचर पे भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, तो बड़ी जल्दी वो उसका साथ छोड़ देते हैं। मतलब न्यूक्लियस रहा ये और इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ गया, फुदक के बाहर आ गया और ये इसी के आसपास या इस कंडक्टर में औने पौने टहलना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि ये जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया ना, अब ये फ्री है मूव करने के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं फ्री चार्जेस। कितना सरल है, फ्री चार्जेस। अब चार्ज तो इस पे भी आ गया, क्योंकि जब ये गया है माइनस तो इस पे एक छोटू प्लस आ गया इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज। पहले एटम था तो न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ड्यू टू साइज, क्योंकि ये तो पूरा घर लेके बैठा है ना, न्यूक्लियस एटम इलेक्ट्रॉन ही तो गया है, एक आदमी गया, घर तो वही है, तो ये भाई साहब चल नहीं सकते हैं, है तो चार्ज इनके पास, लेकिन ये मूवमेंट में सहभागी नहीं हो पाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं क्या, बाउंड चार्जेस। बस कितना सरल होता है ये सब, बाउंड चार्जेस। तो फ्री चार्जेस कौन से हो गए, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन जो फुदक के गया है वो फ्री है मूवमेंट के लिए, टहलता रहता है, तो फ्री चार्जेस। और जिसको छोड़ के आया उस पे हो गए प्लस चार्जेस, वो बेचारा पूरा घर गृहस्थी लेके बैठा हुआ है, वो मूव नहीं कर सकता, तो वो बाउंड चार्जेस हो गया। इसी को फ्री एंड बाउंड चार्जेस बोलते हैं। अब थोड़ी सी मैंने समझा दिया है आपको यहां पर, और मेटल्स में या इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं इसकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। तो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर of conductors and insulators can be understood on the basis of free and bound charges। जो मैंने समझाया, ऐसे फ्री चार्ज मेटल्स में खूब पाए जाते हैं, है ना, फ्री चार्जेस। यही बात लिखा इन मेटेलिक कंडक्टर, और बाकी बातें मैंने आपको बताई। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल ऑफ द एटम्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, they get detached from the atoms and move almost freely inside the metal। जो मैंने बताया कि फुदक के चले गए, लूजली बाउंड थे। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ऐसे लगाया है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर विपरीत दिशा में नेगेटिव है ना, विपरीत दिशा में फोर्स लगता है और ये इधर ड्रिफ्ट होना, चलना शुरू कर देते हैं। तो इन एन एक्सटर्नल फील्ड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। और द पॉजिटिव आयंस, ये जो पॉजिटिव आयन बचा ये, विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लाई इन इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन और खुद न्यूक्लाई घर गृहस्थी पूरी लेके बैठा हुआ है, इनर शेल रिमेन्स हेल्ड देयर फिक्स पोजीशन, वो कहीं नहीं जाते। दीज इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर पा रहे, चार्जेस कंस्टिट्यूट द बाउंड चार्जेस। जो मैंने आपको समझाया नोट्स के तौर पे ये आपके पास रहेगा कि एग्जामिनेशन में लिखना हो तो आप ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम सपोर्ट हो जाएगा आपको। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या हैं, या उसमें कौन सा चार्ज मूवमेंट में सहभागी होता है। मेटल्स में तो फ्री चार्जेस इंपॉर्टेंट हैं, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर दोनों ही आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आयंस act as a charge carriers. However, their movement are restricted by the external electric field and the electrostatic forces between them. पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, तो आपस में अट्रैक्ट करेगा तो उनके मूवमेंट को वो भी थोड़ा रोकता है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, भाई मान लीजिए आयन है, प्लस वाला आयन माइनस वाला आयन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये आपस में भी तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको इधर धक्का मारा फोर्स, इसको विपरीत दिशा में धक्का मारा, ये फोर्स और ये फोर्स इनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन देते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहता है मेरी दिशा में प्लस वाला चार्ज चले। तो ये जो भी वजह है, लेकिन कुल मिला के आप समझ गए कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर प्लस और माइनस वाले आयंस दोनों चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इंसुलेटर्स की बात करें, द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियाई एंड कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द एटम्स। इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से काफी मजबूती से जुड़ा होता है, तो टूट के बाहर नहीं आ पाता है, इसलिए फिजिकल मूवमेंट इंसुलेटर्स में नहीं हो पाता।
तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री चार्जेस इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बात आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई, चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। अब देखिए क्या है ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक कंडक्टर को आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं और फिर देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, कैसा वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं यहीं दिखा दूंगा, कुछ के लिए अलग से स्लाइड ऐड करूंगा जिससे बहुत ही बेहतर ढंग से मैं दिखा पाऊं तो या समझा पाऊं आपको। देखिए यहां पे तो बड़ी आसानी से बात इसकी समझी जा सकती है। लिखा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। जब भी कोई कंडक्टर आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नेट होता है वो शून्य हो जाता है। क्या होता है ये मैं दिखाता हूं आपको। सपोज कीजिए ये आपने एक मेटल ले लिया है और यहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज हैं उनका पोलराइजेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस वालों पे इधर धक्का पड़ेगा तो प्लस वाले इधर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, इसको गोला नहीं बनाए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में प्लस वाले जाना पसंद करते हैं, उधर फोर्स लगता है, और इसकी विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएंगे, ये पोलराइज्ड हो जाएगा। ये मेटल है या कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से पोलराइज्ड हो गया। अब क्या होता है, इस वजह से इस प्लस और माइनस की वजह से एक पोलराइज ई इंड्यूस्ड अंदर बनता है, IND लिख सकते हैं, ई इंड्यूस्ड। इसे आप चाहें तो ई एक्सटर्नल शो कर दें। ई इंड्यूस किसकी वजह से? ये जो चार्जेस यहां इकट्ठा हुए हैं प्लस, और ये जो चार्जेस नेगेटिव यहां इकट्ठा हुए हैं। ये इंड्यूस्ड कितना बनता है? ये इंड्यूस्ड उतना ही बनता है जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में लग रहा है, कोशिश कर रहा है, और ई इंड्यूस डेवलप हो गया उसकी विपरीत दिशा में सेम, तो नेट क्या हो गया? शून्य। यहां पर ई इंड्यूस्ड की वैल्यू ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाती है, उतना ही बनता है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ई नेट कितना आ जाएगा? ई नेट का मतलब है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, दोनों क्वांटिटी बराबर हैं इसलिए शून्य हो जाएगा। तो कंडक्टर के केस में इन द कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कितना होगा? नेट, वो होगा शून्य। बात पकड़ में आ गई? क्या घटना घटती है मैंने समझा दिया। जब भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, पोलराइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में चले जाएंगे, नेगेटिव उसकी अपोजिट दिशा में, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। वो उतना ही होता है जितना एक्सटर्नल फील्ड लगता है, तब तक ये चार्जेस का मूवमेंट होता है और वो अपने आप को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाते हैं। जब दोनों बराबर हो जाता है तो मूवमेंट रुक जाता है। इसका मतलब अंदर इसके कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट शून्य मिलता है। दूसरी बात देखते हैं, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखिए कंडक्टर, ये मैंने स्लाइड अलग से ऐड कर लेता हूं बताने के लिए। कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का कंडक्टर आप ले लेंगे, यहां पर जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, तो जस्ट आउटसाइड यानी यहां पर समझ लीजिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल मिलता है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि सपोज कीजिए यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसी हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, तो इसके दो कंपोनेंट आप लिख पाएंगे, ए तो ई नॉर्मल और एक इसी दिशा में ई टेंजेंशियल या ई पैरेलल ले हो जाएंगे इसके कंपोनेंट। इस ई पैरेलल की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इसको फोर्स खुद खाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल लग रहा है तो प्लस चार्ज उधर मूव करने लगेगा। इस मूवमेंट की वजह से इसमें, इस कंडक्टर में सरफेस करंट डेवलप हो जाएगी।
लेकिन देखा यह जाता है कि कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल रखते हैं तो कोई सरफेस करंट नहीं मिलती इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो अगर सरफेस करंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इस पर फोर्स नहीं है, और फोर्स तभी नहीं होगा जब ई पैरेलल हमारा ना हो। तो ई पैरेलल ना हो, इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको नॉर्मली होना पड़ेगा। कोई भी वेक्टर अगर इस दिशा में नॉर्मल है तो उससे 90 डिग्री पर, ई अगर है 90 डिग्री पर हमारा कंपोनेंट क्या होता है, जीरो। इसका कोई कंपोनेंट आपको नहीं मिलता और बाकी एंगल्स पे मिलेगा। बात पकड़ में आ गई होगी। क्योंकि नहीं, कोई सरफेस करंट नहीं है तो ई पैरेलल शून्य होना चाहिए। शून्य कैसे होगा, जब इसकी जगह वो ऐसे हो जाए तो इसका हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल कंपोनेंट शून्य हो जाए। तो इस वजह से आप समझ पाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, वो हमेशा नॉर्मल होता है। चार्ज कंडक्टर है तो प्लस प्लस भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। कोई भी कंडक्टर लेंगे तो जो भी सरफेस है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही बनेगा। ये चार्ज कंडक्टर, दो चार्ज दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे। ये कहानी समझ गए, इसलिए मैंने कहा अच्छे से समझा दें जिससे आप लंबी दूरी के खिलाड़ी बने, सेंचुरी मारें। आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं क्या घटना घट रही है। अब कंडक्टर को आप क्या किए, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, इसके अंदर इज जीरो और एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट दिस सरफेस। यानी किसी भी, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करता हूं। मतलब इसका क्या है कि किसी भी कंडक्टर को किसी भी शेप का हो, आप जब चार्ज देते हैं तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे चला आता है, अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं रहता, अंदर कोई नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वो कंडक्टर की सरफेस पे रहेगा। ये अगर हमको प्रूफ करना हो अपनी जानकारी के हिसाब से तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एक आप कंडक्टर ले ले जिसपे आपने चार्ज दिया है, कहीं पर चार्ज होगा, ये देखिए इस पे सरफेस पे चार्ज जैसे डाला, ये क्यू चार्ज। अब हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जस्ट इनसाइड द सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस में क्योंकि हमको ये पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, ये हम पढ़ चुके हैं भी पीछे, तो यहां पर ये हमको पहले से इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लग चुकी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर विल बी जीरो। अब ये क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। अब यहां पर अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लक्स कितना जावेगा इज इक्वल टू ई डॉट डी एस बेटा जी, और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है इसके अंदर, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य करोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड लिख दें या जो भी समझ रहे हैं आप। इस वजह से ये अब आप देखें कि Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी जीरो, क्योंकि ये फ्लक्स और ये दोनों बराबर थे। इससे क्या निकला, Q इनसाइड विल बी जीरो। इससे ये साबित हो गया है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखिए, तो इस तरह आप ये साबित कर सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी सरफेस पे आता है, अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। तो ये बात यहां पर Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो आ गया, जिससे आप ये कह पाए कि जो भी चार्ज इनसाइड द कंडक्टर है वो नहीं रहेगा। ये शायद पॉइंट तीसरे का एक्सप्लेनेशन था। चौथा देखते हैं, नीचे उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पर, मैं यहां पर चौथे नंबर पॉइंट का जिक्र करता हूं, नंबर 4, कंडक्टर की, ये जैसे कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर है,
तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 रहता है, लेकिन V अंदर कांस्टेंट रहता है। और जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां होगा उतनी ही पोटेंशियल यहां, ये कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो जो पोटेंशियल यहां है सरफेस पे, मान लीजिए ये वी पी लिख देता हूं, तो हर जगह वीपी मिलेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है ये, और इसके अंदर भी हमको वीपी ही मिलेगा हर जगह। बात पकड़ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर, ये देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर। इनसाइड द कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इनसाइड, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, दी कंडक्टर वो वैल्यू कितनी हो गई बेटा? E बराबर 0, मतलब माइनस डीवी अपॉन डी आर बराबर 0। तो डीवी अपॉन डी आर बराबर 0। आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 अगर है तो वो चीज कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। V हमारा इसका मतलब है कांस्टेंट है, ये V हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये V कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि जो पोटेंशियल हमारा यहां है वही पोटेंशियल यहां है, वही पोटेंशियल यहां है, वही पोटेंशियल यहां, हर जगह सेम है, और इसकी सरफेस पे भी सेम है पोटेंशियल, क्योंकि डीवी अपॉन डी आर शून्य आ रहा है, तो V हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन इस बात का है। और इसकी कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो होती है सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ये याद रखिएगा, बड़ा काम आता है, वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस रहती है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। और ये किसका एक्सप्लेनेशन था बेटा? ये इसकी कहानी थी नंबर 4 की। तो ये कैसे होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसका 5वां नंबर पॉइंट हम देखते हैं। 5वें में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग कंडक्टर पर, पॉइंट पर, वो सिग्मा की प्रोपोर्शनल होती है। जहां सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां पे सरफेस चार्ज ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और सरफेस चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो इस बात को, और ये वेक्टोरियल, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। कैसे लिखा है अभी मैं समझा देता हूं आपको। आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा। इधर से आइए, एक स्लाइड ऐड करते हैं, और उस स्लाइड में एक हम इर्रेगुलर शेप का कोई कंडक्टर ले लेते हैं। ये मान लीजिए ऐसे हमने टेढ़ा मेढ़ा कोई कंडक्टर बनाया, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर, और चार्ज कंडक्टर है, तो ऐसे 2-4 प्लस लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जो कि पिल बॉक्स की तरह होता है। पिल बॉक्स मतलब सिलिंड्रिकल इन शेप, वेरी छोटी सिलेंडर, छोटू सिलेंडर। तो उसको थोड़ा सा अंदर और थोड़ा सा बाहर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे देख लीजिए। इसको बोलते हैं पिल बॉक्स सिलेंडर, मतलब बहुत छोटा सिलेंडर है, हाइट इज वेरी लेस, एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो वेरी लेस। ये अंदर भी धसा है इस कंडक्टर के थोड़ा, और थोड़ा बाहर है, जैसा आप यहां पर समझ पाए होंगे। अब ये क्या है? ये हमारी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। और ये जो हमारा एरिया आ रहा है ये हमारा डेल्टा एस है, जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर है। बात इतनी पकड़ में आपको उम्मीद करता हूं आ गई होगी। अब यहां फ्लक्स की बात करें कि इनसाइड द कंडक्टर बात करें अगर, तो इनसाइड द कंडक्टर हमारा फ्लक्स क्या है? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 inside the conductor
इस सिचुएशन में हमारा जो फ्लक्स होगा इनसाइड वो शून्य आ जाएगा। फ्लक्स इनसाइड आप कैसे लिख सकते हैं? फ्लक्स लिखिए, नीचे इस वाले पार्ट से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, डेल्टा ई डॉट डी एस लिखते हो आप, और ये इनसाइड लिख देता हूं, ये हमारा जीरो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था अंदर। बात पकड़ में आ गई। आउटसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं है। तो फ्लक्स कितने के लिए रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वो रहेगा E इंटू डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं, अभी हमने देखा है पिछली वाली प्रॉपर्टी से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप E डॉट डी एस भी लिख दोगे अगर, तो भी क्या आ जाएगा, ई एस कॉस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में चला गया, तो दिस इज कॉस जीरो, यानी ई डेल्टा एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर वो भी इधर है। बात पकड़ में आई होगी। तो आपने ई डॉट डेल्टा एस लिख दिया। अब चार्ज इनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स कितना है? चार्ज इनक्लोज्ड बाय पिल बॉक्स, तो आप क्यू लिख दे। चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी एक यूनिट सरफेस पर सिग्मा है और इसका सरफेस है डेल्टा एस, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस हो गया। अब बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉसेस थ्योरम हम जानते हैं फाई ई की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई को ये इससे लगा दिया तो लिख दिया ई डेल्टा एस, क्यू की जगह हमने ये वैल्यू डाली तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा एस कट गया तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बात पकड़ में आप पे आ गई। अब ये मैग्नीट्यूड केवल लिखा है, अब हमें पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड in a charge conductor, in a charge conductor। तो आप वेक्टोरली क्या लिख दोगे, लिख दोगे ई वेक्टर सिग्मा अपॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है यहां पर, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल to the surface in outer direction। इस तरीके से ये बात आप प्रूव कर, मैंने पूरा आपको एक एक चीज डिटेल्ड में बता रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आए। तो ये जो पॉइंट था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये कैसे ये चीज प्रूफ हुई ये भी याद रखना है। और इन सब बातों को अगर आप सीखेंगे तो आप काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएंगे। बात पकड़ में आई होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। छठे नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं कि कैविटी, हॉलो कैविटी के अंदर कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहां पर छठी नंबर की प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर। ये क्या कह रहा है, ये जो डायग्राम बना है कि कोई कंडक्टर अगर है उसके अंदर ये कैविटी है, कैविटी का मतलब खोला है, खोल है, मतलब छेद है, आर पार नहीं, अंदर ही छेद है। तो इसमें वैक्यूम है, एक तरीके से कुछ है नहीं इसके अंदर, और अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है और V यहां पर कांस्टेंट होता है। और V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर V नॉट।
जो आपकी सरफेस पे वही हर जगह आपको V यहां पे मिलेगा। ये कहने कैविटी का मतलब अंदर इसके छेद है, छेद का मतलब अंदर ही छेद है, बाहर तक आर पार नहीं है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैविटी, जैसा आप समझ पा रहे हैं। तो इसको भी अगर हम देखने की कोशिश करें ये कैसे जीरो है, तो इसको समझा जा सकता है। ये देखिए कंडक्टर लिया और एक कैविटी बना दी अंदर, और यहां पे भी गॉसियन सरफेस लेंगे। वो गॉसियन सरफेस मैं व्हाइट कलर को यूज करता हूं, जस्ट आउटसाइड दी कैविटी, एकदम जस्ट समझ लें, ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले ली, गॉसियन सरफेस। इस पे चार्ज, क्योंकि ये चार्ज है और गॉसियन ई यहां पर जीरो है, ये तो होगा भी, दिखाई भी देंगे, और वी कांस्टेंट होगा, ये भी हम देखेंगे। तो गॉसियन सरफेस हमने मांगी। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? देयर इज नो चार्ज इन द गॉसियन सरफेस, जो भी चार्ज है बाहर है, जो भी चार्ज आपने दिया है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे है। तो अगर हम गॉस लॉ लगाएंगे, जो कि हमारा फ्लक्स होता है E डॉट डी एस, और ये होता Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेयर Q इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। तो आपका इस चार्ज है नहीं, तो यहां पर ये वैल्यू हो गई फाई E, यानी डेल्टा E डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि Q इनसाइड जीरो था। तो यहां पर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन नहीं रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। इससे ये बात प्रूव हो जाती है। और सारा प्लस क्यू किधर जाता है? आउटर सरफेस पे, वो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो ये बात भी समझ में आ गई। ये 6 नंबर का पॉइंट था, इसको आप देख सकते हैं। फिर हम लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे। कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होगा, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं और नाम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही है कि कोई भी, मान लीजिए कोई सेंसिटिव डिवाइस है इलेक्ट्रिकल, उसको हम चाहते हैं बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ना छेड़े, उससे वो सेफ बना रहे। तो हम क्या करेंगे? एक कंडक्टर में जानबूझकर ऐसी कैविटी बना देंगे और वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहां पर हम रख देंगे। तो बाहर से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आवे, यहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये डिवाइस हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो उस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित नहीं होगा, तो वो सेफ रहेगा। शील्डिंग का मतलब होता ही है सुरक्षा करना या किसी से बचाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना। तो किसी भी कैविटी में, कैविटी इसलिए बनाते हैं कि हम जो है बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड से बच सके। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज। ये देख पा रहे होंगे आप, फैराडे केज। तो कंसीडर, ये लिखने के लिए कि कैसे आप लिख पाएंगे, तो कंसीडर ए कंडक्टर विथ ए कैविटी विथ नो चार्ज प्लेस इनसाइड दी कैविटी। कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, चार्ज इधर हो बढ़िया है, अंदर रख देंगे तो घटना बदल जाएगी, ठीक? तो अंदर नहीं चाहिए। वॉट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी, साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी इमटेरियल है, कैसा भी बना सकते हैं। एंड वॉट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन, कोई भी कितना भी चार्ज आपने कंडक्टर को दिया, बाहर से एक्सटर्नल फील्ड कितनी ज्यादा है, इट माइट बी प्लेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, ये देख लिया। द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, कैविटी के अंदर ई जीरो रहेगा, आउटसाइड इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। दिस इज नोन एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर ये आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, 4 लाइन लिख के एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, जो बनाया रफ स्केच, काम खत्म। और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फैराडे केज। बढ़िया। आपने केबल की कोएक्सियल वायर्स देखी होंगी, यहां लिखा भी होगा, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, it is based on the fact that the electric field vanishes inside the cavity of a hollow conductor। ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे मेरे ख्याल से इसके एप्लीकेशन में है,
जो कोएक्सियल वायर्स होती हैं, केबल केबल में यूज होती हैं, वो अगर किसी के घर में केबल कनेक्शन होगा तो वायर छीलेंगे तो आप ऐसे देखेंगे, इस तरह से कंडक्टर लगा होता है, बीच में एक ऐसे तार चल रही होती है, देखे होंगे अगर आप, ये बाहर से कंडक्टर ऐसे, और उसके ऊपर तार का काला काला हिस्सा या जो भी कलर का है वो लगा होता है। तो देखिए ये जो कंडक्टर है ना, ये पूरा ये कंडक्टर जो सिलिंड्रिकल शेप में है, इसके अंदर ये है, तो ये कैविटी जैसा बिहेवियर है, अंदर घुसा हुआ है इसके। तो जो एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं, तो हमें केबल के सिग्नल स्ट्रांग मिलते हैं। अदरवाइज क्या होगा, ये कैविटी जैसी फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर सिलेंडर मेटल का नहीं हो तो ये तार में बाहर का डिस्टर्बेंस भी होगा, सिग्नल अच्छे नहीं मिलेंगे। बात समझ में आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा जैसे ये समझ लीजिए लोहे का बना हुआ है या एल्युमिनियम का है या जो भी मेटल यूज की गई है, इसके बीच में ऐसे तार है, धसा घुसा हुआ है बीच में, तो ये कैविटी, इसका कैविटी के अंदर ही हो गया ना, तो बाहर के एक्सटर्नल फीड से इसका बचाव होता रहेगा। कुछ एप्लीकेशन है जो आपसे गाहे गाहे पूछी जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ऊपर ही, बहुत ही सरल। तो जैसे जब मान लीजिए आप एक फील्ड में खड़े हैं, कार में बैठे हुए हैं, बिजली गिर रही है, बिजली कड़की, आसमानी बिजली कड़की और गिरने की लग रहा गिर रही है, मेरे ऊपर ना गिर जाए। उस समय अगर आप एक मैदान में हैं, कार के अंदर हैं, तो क्या करना पसंद करेंगे? कार के अंदर रहना ठीक है, मैदान में निकल के चले जाएंगे, या मैदान में कोई ट्री है, पेड़ है, उसकी छांव में चले जाएंगे? तो आपके लिए सेफ जगह क्या होगा कि आप कार के अंदर ही रहें। क्योंकि कार कैसा काम करेगी, एक कंडक्टर का काम करेगी और अंदर एक कैविटी जिसमें आप बैठे हैं, तो बिजली अगर गिरी भी खुदा ना खास्ता आप कार के ऊपर, तो भी आपको कुछ नहीं होगा, आप सेफ हो जाएंगे। मैदान में जाएंगे तो भी रिस्क बढ़ेगा, और ट्री के नीचे जाएंगे तो और रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि पेड़ जो होते हैं ऊपर तक होते हैं और आगे कई उनकी शाखाएं निकली होती हैं, वो बिजली को कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं, तो बिजली पेड़ों पे गिरने के चांसेस और ज्यादा हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कार में रहना ही हमारे लिए और आपके लिए बेहतर है। आगे सेंसिटिव कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, उसको हम कैविटी में प्लेस कर देते हैं, तो वो छिड़ते नहीं है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसा आप समझ पाए होंगे। कोएक्सियल केबल की बात जो मैंने आपको समझाई अभी, वो यहां पर समझाई दी थी। तो ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। तो ये बात भी, यहां तक आपका कंडक्टर्स का बिहेवियर, उसके पीछे के सारे लॉजिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एप्लीकेशन क्या है, आपको मैंने समझा दिया। अब अगला पार्ट इसका शुरू होता है डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? तो ये एक तरह के सब्सटेंस हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं। ये अपने अंदर से चार्ज, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्जेस अलाउ नहीं करते, लेकिन आप इसके थ्रू एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। मतलब समझे आप, एक डाइलेक्ट्रिक अगर लेके बैठे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई प्लस चार्ज है, यहां प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इसके थ्रू होते हुए इस पे फोर्स लगा पाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो फिजिकल मूवमेंट ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इसके थ्रू एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस, ये नोट्स के लिए जैसे आप अच्छा लिख पावे। तो डाइलेक्ट्रिक इज ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट बट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन अनदर थ्रू इट, जो मैंने समझा दिया आपको। आगे देखते हैं। ए डाइलेक्ट्रिक इज एसेंशियली एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड, इसका पोलराइजेशन संभव है, अभी देखेंगे हम लोग, थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट चार्जेस। यानी इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो जो चार्जेस इसके अंदर हैं वो अपनी जगह खड़े खड़े थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, टेढ़े हो जाएं, सीधे हो जाएं, थोड़ा बहुत हिल लें, ये कार्यक्रम इनका हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ये प्लस प्लस प्लस, इस किनारे पर पोलराइजेशन, ऐसे, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ
डाइलेक्ट्रिक। बात समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ये पोलराइजेशन हो जाता है ड्यू टू लोकलाइज्ड मूवमेंट ऑफ चार्जेस। लोकलाइज्ड मतलब जहां पर हैं वहीं पर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। घूमने मतलब टेढ़े हो गए, सीधे हो गए, थोड़ा बहुत चलेंगे नहीं आगे, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, आप जानते हैं, वैक्स, वाटर, एयर, रबर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डाइलेक्ट्रिक्स के। पानी तो बड़ा आप जानते ही हैं। आगे की बात करते हैं कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक को, ये देखिए बढ़िया स्लाइड है, काफी कुछ सिखाएगी हमको। हमने देखा था कंडक्टर को जब आप किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक्सटर्नल, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाता है। मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूं और पूरी चीज एक झटके में आपको समझा देता हूं। देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को अगर आप ऐसे रखेंगे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई लिख दीजिए, या इसको ई नॉट एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फील्ड है, इतना समझे रहे, लिखें कुछ भी, एक्सटर्नल फील्ड। तो कंडक्टर के केस में क्या हो रहा था, हम लोग देख रहे थे कि इसके अंदर एक ई इंड्यूस्ड फील्ड बनता था, और ई इंड्यूस्ड, ई नेट अगर बात करें इसके अंदर की, जिसे हम, ये पोलराइज्ड हो जाता है कंडक्टर, इस दिशा में प्लस, इस दिशा में माइनस, इसकी वजह से ई इंड्यूस्ड बना। तो ई नेट, यहां पर ई नेट की बात करें तो कितना होता था, ये तब तक बनता था जब तक इसके बराबर ना हो जाए। तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और इन दोनों की वैल्यू सेम, तो ये शून्य हो जाता था। यानी ई इंड्यूस्ड तब तक बढ़ता जाता था जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। तो दोनों एक दूसरे को, भाई ये ई एक्सटर्नल इधर लग रहा है अंदर, ये इधर, दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तभी इनको शांति मिलती थी इन केस ऑफ कंडक्टर। लेकिन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देखिए पोलराइजेशन तो होता है साहब, जैसे मैं यहां लिख दूं और ये मैं लिख दूं डाई इलेक्ट्रिक, ठीक। तो डाई इलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल फील्ड आपने ई नॉट ही पकड़ लेते हैं, ई नॉट ऐसे लगाया, यहां भी पोलराइजेशन हुआ, ई इंड्यूस्ड यहां भी पैदा हुआ। तो ई नॉट तो देखिए इधर लग रहा था, ई इंड्यूस्ड यहां भी पैदा हुआ, इसकी विपरीत, इस प्लस से माइनस की दिशा में। लेकिन ई इंड्यूस्ड ई नॉट के बराबर नहीं हो पाता, उससे छोटा होता है नॉर्मली। यहां तो दोनों बराबर हो जाते हैं, यहां दे आर नॉट इक्वल। वो नॉर्मली ई इंड्यूस्ड हमारा लेस देन होता है ई नॉट से, नॉर्मली, इन जनरल लिख दें, इन जनरल ई इंड्यूस्ड हमारा कम बनता है एक्सटर्नल फील्ड से। तो जब हम ई नेट निकालेंगे ना, या जो भी भाषा यूज करेंगे, ई नेट कर देते हैं, यहां नेट लिखा है, तो हम ई नॉट में से ई इंड्यूस्ड घटाएंगे, तो ये में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जो भी हम इसकी बातचीत की भाषा में इसको कहने वाले हैं। तो यहां पर ये जीरो के बराबर नहीं होता। ये डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी है इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कंडक्टर की यही पूरी पंचायत आपकी इस स्लाइड में लिखी है, जो मैंने आपको प्रेम पूर्वक सिखा दी या बता दी। आप इसको पढ़ लीजिएगा शांति से और देख सकते, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में ये सब लिखा हुआ है ना कि जो स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, भाई हमारे कंडक्टर में चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा है, इसलिए ई इंड्यूस्ड काफी ताकतवर बनता है, जबकि यहां पर हमारा ई इंड्यूस्ड ई नॉट से कम बनता है। तो इस बात को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वही है जो मैंने आपको समझाया है। ये बात आप सीख गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं बात पकड़ ली होगी। एक कदम और आगे चलना चाहेंगे इससे, जहां पर बात की गई है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो ये बात मैं चैप्टर 1 में भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ए डाइलेक्ट्रिक में कंसिस्ट ऑफ आइदर पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ये मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ निगेटिव चार्जेस ओवरलैप नहीं करते, कोइंसाइड नहीं करते, तो उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है, तो एक परमानेंट डायपोल मोमेंट रह जाता है। सपोज करिए सेंटर एक ही प्लस थोड़ी होगा,
कई सारे प्लस होंगे, उनका जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हो वैसे ही उनका कोई सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। और इसी तरीके से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आए, एक के ऊपर एक नहीं आए, तो देखिए क्या काम हो गया, ये बीच में डिस्टेंस मिल गई और इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट इसका मिलता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का। इन्हें बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये इन दोनों के चार्जेस एक के ऊपर एक आ जाएं, तो वो क्या कहलाएंगे अपने, ये है पोलर मॉलिक्यूल्स, वो कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, देखिए तो एग्जाम्पल इसका है HCl, H प्लस और ये Cl माइनस, देखिए डायपोल हो गया परमानेंट। वाटर, तो वाटर को देखिए ये दिखाया है, और वाटर के बीच में अब आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो ज्यादा अधिक जानकारी होगी कि OH के बीच में कितना एंगल बनता है। जहां तक ये 105 डिग्री का बनता है, लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा कि OH बॉन्ड्स मॉलिक्यूल इज ए बेंड शेप विद 2H, यानी इसके बीच में जो एंगल है वो करीबन 105 डिग्री का बनता है। और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इसके पॉजिटिव सपोज करिए प्लस प्लस है, तो इसका पॉजिटिव यहां कहीं आ गया और ये दोनों माइनस यहां लेके बैठा तो नेगेटिव यहां आ गया, इसके बीच में डायपोल मोमेंट आ गया। तो ये क्या है, H2O, H2O, HCl, ये किनके एग्जाम्पल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक के ऊपर एक नहीं आते, तो इनके अंदर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है बिना एक्सटर्नल फील्ड लगाए, खुद ही इसके अंदर होता है। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स और लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पोलर के अलावा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो वो इसके बाद वाली स्लाइड में है। जहां तक ये देखिए, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं। कैसे, कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखिए लिखा भी है। एग्जाम्पल के तौर पर H2, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, N2O2, ये सारे आपको मिल जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इसी के ऊपर सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है, तो कोई लेंथ नहीं मिलती आपको, ऐसा कह लीजिए। तो इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट 0 होता है। यानी अगर ये कहीं दिखेगा, एक मॉलिक्यूल की भी आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि इसका परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है, जबकि पोलर वाले का, सिंगल मॉलिक्यूल का परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब ये एक ढेर में रहते हैं, जैसे मैं इधर की बात करूं आपको, और मैं चर्चा करूंगा, मन में आ गया बता दूं, आगे कहीं होगा भी। ये जैसे मान लीजिए पोलर मॉलिक्यूल लिए, HCl लिया या HCl को लिया, और बहुत सारे HCl हमने एक साथ रख दिए, समझिएगा, वैसे तो ये लिक्विड है लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए, HCl और प्लस माइनस दिखा देता हूं। तो यहां पर बेटा क्या है कि एक का परमानेंट डायपोल मोमेंट तो है, लेकिन जब ये एक साथ रहते हैं तो इनका नेट डायपोल मोमेंट फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, समझना मेरी बात, विल बी 0। एक का तो होगा परमानेंट, लेकिन यहां पर रैंडम ऑर्डर में रहते हैं ना, किसी का डायपोल मोमेंट ऐसे, वेक्टर क्वांटिटी होती है डायपोल मोमेंट, और किसी का नीचे, किसी का ऐसे, तो एक दूसरे को कट्टम काट कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक मॉलिक्यूल का है डायपोल मोमेंट, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, फिर भी डायपोल मोमेंट है, लेकिन जब एक साथ रहे गुच्छे में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी पोजीशंस एट रैंडम होती, कहीं भी कोई रहेगा, तो किसी का डायपोल मोमेंट इधर तो किसी का डायपोल मोमेंट इधर, एक दूसरे को मार दिया उन्होंने, बात पकड़ में आ रही होगी। तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल द गुच्छा ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स विल बी 0, अकेले का मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात देखिए आपको आएगी, ये पोलर थे, ये नॉन पोलर थे, तो ये तो अकेला हो या गुच्छे में हो, दोनों ही कंडीशन में इसका कुछ भी काम नहीं बनेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा जो शायद आगे चर्चा में आए,
जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर, तो ये दोनों मेरे ख्याल से आगे ये टॉपिक हो तो उसी में समझा दें हम, शायद इसके बाद होगा, नहीं है तो मैं यही बता देता हूं, शायद आगे दिखेगा तो यही बता देता हूं, निकल ना जाए दिमाग से। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को जब आप, तो इसका ये टॉपिक आगे होना चाहिए, लेकिन देख यहीं लिख देता हूं कि आगे स्लाइड ले लो ना। देखिए पोलराइजेशन ऑफ, ये मेरे ख्याल से इसमें समझाना चाहिए था मुझे, ये जो पोलराइजेशन है, इसके बाद वो स्लाइड लेंगे, उसको यहां पर हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ये स्लाइड हटा देंगे मैं सिस्टम से, आगे चलते हैं। और यहां पर देखिए पोलराइजेशन की बात करते हैं, जो लिखी हुई है यहां पर कि बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स डेवलप ए नेट डाइपोल मोमेंट in the presence of an external electric field. This fact is called polarization of the dielectric. ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक लिख देता हूं, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों में ही पोलराइजेशन हो जाता है। शुरू में देखिए ये जो जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट था वो ऐसे ऐसे थे, सपोज कर लीजिए, कई सारे बनाने पड़ेंगे, मैं कुछ बना के आपको दिखा रहा हूं। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या रहा, कुछ भी, E नॉट विल बी जीरो, जैसे इसका डायपोल मोमेंट कुछ भी नहीं है तो वो शून्य रहेगा। आगे बात करें, जब इसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा देंगे तो ये सब अलाइन होने लगते हैं। ये E नॉट जीरो कहने का मतलब है एक्सटर्नल फील्ड जीरो, एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो, E नॉट जब नहीं एक्सटर्नल फील्ड, तो ये एट रैंडम है, नेट डायपोल मोमेंट शून्य है। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते हैं, इस डायरेक्शन में लगा दिया, E नॉट इज नॉट जीरो, एक्सटर्नल फील्ड नॉट जीरो, मतलब है एक्सटर्नल फील्ड। तो ये थोड़े थोड़े घूम जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, तो थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा, प्लस वाले इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, पूरा नहीं घूमते हैं लेकिन कोशिश करते हैं उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। तो आप ऐसे कुछ डायग्राम सा बना सकते हैं। तो ये अधिकतर देखिए प्लस इस डायरेक्शन में जाने की चेष्टा करते हैं, तो ये मतलब क्या रहा, इसका डायपोल मोमेंट हमको मिल जाएगा कुछ, क्योंकि सब के सब थोड़े से घूम गए हैं। तो यहां पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो था, इस केस में नेट डायपोल मोमेंट, समझना इस बात को, कंफ्यूज मत होना, वो जीरो नहीं होगा। और ये इसका जो पोलराइज हो गया, प्लस प्लस काफी एक तरफ आ गए और नेगेटिव लगभग काफी हद तक एक तरफ आ गए। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स की कहानी थी। अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं तो भी वो इस तरह से अलाइंड कर लेते हैं अपने आप को, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो भी। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या पोलर मॉलिक्यूल हो, दोनों की ही कंडीशन क्या होती है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन समझ गए ना, प्लस प्लस एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस माइनस दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पोलराइजेशन किसमें कितना होगा, ये डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड। यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये कोई पोटेंशियल यहां पे रुका पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो एनर्जी ऐसे लाने में काम करेगी। दूसरा आपकी इसकी थर्मल एनर्जी, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, पोलर मॉलिक्यूल्स का या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, आप पोलराइजेशन कितना होगा ये डिपेंड करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एंड द थर्मल एनर्जी ऑफ द डायपोल।
वो दोनों आपस में रिफ्ट करेंगी और जो जहां पे सेटल हो जाएगा उन दोनों के तहत ही ये काम होगा। तो आपको अंदाजा रहा ना, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, जैसे घूमे हैं वैसे ही वो भी घूम जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी। अच्छा, इस पोलराइजेशन का कुछ नाम रखते हैं जिससे हम पहचान सकें। द पोलराइजेशन P, जिसके P के ऊपर देखिए वेक्टर लगाया है, तो ये क्या होता है, ये पोलराइजेशन, इसको याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन P वेक्टर जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये है आपका क्या, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पूरे वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट बना, उस पूरी डाइलेक्ट्रिक की बात की जा रही है। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल बना, और इसके केवल P लिख देते हैं, जिसे आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी केवल P हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ P, और P के ऊपर अगर वेक्टर लगाया हुआ है तो हम बोलेंगे पोलराइजेशन। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होता है वो भी पकड़ लें, डायरेक्शन व्हाइट कलर से लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ P यहां पे लिखा होगा सेम एज सेम एज एक्सटर्नल फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन का डायरेक्शन मिलेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, अगर P वेक्टर लिखा है, वेक्टर P लिखा है, पोलराइजेशन है, मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट फॉर ए यूनिट वॉल्यूम। P केवल लिखा है तो इससे बोल रहे हैं हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी, और P का जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल फील्ड की तरफ। अब आगे देखते हैं कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है वो, तो वो बात भी हम देखेंगे। तो मैंने समझा दिया था आपको। यहां पर देखते हैं कि रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, तो कितना रिडक्शन होता है ये देख लेते हैं फटाफट, और इसको हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। पहले मैं यही समझाता हूं। देखिए, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस प्लस माइनस माइनस बनाया है, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और एक्सटर्नल फील्ड को ये देखिए ई नॉट से हमने दिखाया है। ई नॉट क्या, कोई और भी सिंबल किसी और किताब में यूज कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन प्लस, इस प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ, बात पकड़ में आई। अब ये जो अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज्ड हो जाते हैं। प्लस वाला सिरा इधर भागने की कोशिश करता, भागता तो नहीं है लेकिन खिंच जाता है, समझिए। अगर नॉन पोलर हैं और ऐसे हैं तो क्या करेगा, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा या थोड़ा घूम भी सकता है। तो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, प्लस वाला उधर जोर मार रहा है, नेगेटिव वाला इधर जोर मार रहा है। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स में देखिए, इस तरफ प्लस भाग रहा है, इस तरफ माइनस भाग रहा है, इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, सब इसी तरीके से भागते हैं। अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स के जो प्लस वाले हिस्से हैं, ये इस माइनस वाले हिस्से का इंपैक्ट या इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं। ये प्लस वाला इस माइनस वाले को खा जाता है, जो असर ये डालना चाहता है माइनस, उसको प्लस वाला एडजस्ट कर लेता है। इसी तरीके से ये प्लस वाला इसको एडजस्ट कर लेता है, एंड सो ऑन। तो अंत में ये माइनस वाला भी किसी काम का नहीं बचेगा, किसी से एडजस्ट हो जा रहा होगा, किसी प्लस से, केवल अंतिम जो प्लस है वही बचेगा।
उसी का इंपैक्ट, उसी का इफेक्ट हमें मिलेगा। तो इस पूरी घटना में हमारे ये जो लेयर है माइनस माइनस की, ये जो लेयर है निगेटिव, आपको शायद दिख ना रहा हो तो ये जो निगेटिव चार्जेस की जो लेयर है वो हमारे पास बसती है, और इधर ये पॉजिटिव वाले जो हमारे पास हैं ये इसकी लेयर बनती है। बात समझ में आ गई होगी। बाकी एक दूसरे के असर को ये खा जाते हैं, बगल बगल में होते हैं, निपटाते चले जाते हैं। तो इस प्लस, अब ये प्लस 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 बचा, ये माइनस 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 बचा, क्योंकि चार्ज है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो डाला है इसका वॉल्यूम ए है, जिसको हम लिख रहे हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू बीच का डिस्टेंस। आगे इस्तेमाल करेंगे। ये इसका कोई एरिया होगा, जैसे ब्लॉक होता है, यही ब्लॉक समझ लीजिए आपको समझाने के लिए। ये क्यूब है, वैसे ये मान लीजिए इसका एरिया ले लिया है और ये डी ले लिया है, ऐसे ब्लॉक बना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक समझ लो, क्यूबॉइड नेचर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लॉक बना हुआ। अब ये प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस, ये प्लस सिग्मा पी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है पोलराइजेशन की वजह से, ये तो पोलराइजेशन की वजह से ही डेवलप हुआ है। तो ये प्लस सिग्मा पी, रेड कलर ले लेते हैं, ये देखिए प्लस सिग्मा पी और ये माइनस सिग्मा पी हो गया, और इसकी वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से पोलराइज्ड फील्ड अंदर बनता है प्लस से माइनस, ये ईपी बन जाता है यहां पर इस डायरेक्शन में, इस प्लस से इस माइनस की तरफ। अब आप जानने थे कि ई नॉट तो था साहब इधर, जो एक्सटर्नल फील्ड, ईपी इधर बन गया, तो जो बचेगा नेट, वो नेट तो केवल इसमें से ये घटा के बचेगा। मतलब अगर मैं इसका डिस्टेंस यहां से मानूं तो दिस इज ओनली ई। ई का मतलब क्या है? ई नेट। ये नेट के लिए लिखा है, ये एक्सटर्नल है, और वो पोलराइजेशन के तहत है, ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बात समझ में आ गई है आपको? तो यहां पर जो कांड होता है, वो कांड जो होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो ई बचा है, जिसे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, वो ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, ये पोलराइज या ड्यू टू पोलराइजेशन, मैं पोलराइज लिख देता हूं, इतना मिलेगा ई नेट। समझ रहे हैं? तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई नॉट, वो घट जाता है। क्या रह जाता है? ई नेट, ई नॉट माइनस ईपी। और भी इसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे तो और सुविधा पकड़ पाएंगे। बात समझे ना? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, कितना? ई नॉट माइनस ईपी। ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और इसमें से डिफाइन कर लेते हैं, जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो ये मैं यहां पकड़ता हूं, रिड्यूस्ड फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस्ड फील्ड हमको मिला है। अब जो रिड्यूस्ड फील्ड मिला है वो कितना था हमने देख लिया। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है ई नॉट, जितना एक्सटर्नल फील्ड था, डिवाइडेड बाई ई नेट। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ ई नॉट, ई नॉट का मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो लगाया था, अपॉन ई, ई का मतलब ई नेट, नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। बात पकड़ में आई होगी। तो आप क्या लिखोगे इसको? के भी लिख सकते हो। ई नॉट तो हमें पता था बेटा जी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई कितना आया था अभी देखा था हमने, ई नॉट माइनस ईपी, पीछे वाली स्लाइड में। तो इसको लिख दो ई नॉट माइनस ईपी। तो इस तरीके से भी आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो, जो यहां लिखा भी हुआ है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। चैप्टर 1 में भी इसकी चर्चा की गई थी, वहां एक और चर्चा थी, यहां किसी दूसरे रूप में चर्चा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे एप्सिलॉन आर कहते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, इसलिए कि आपके दिमाग तक पहुंच सके। और ये किसके बराबर होती है, ये मैंने यहां पर आपको
बताने की कोशिश की है, समझ में पूरी बात आ गई होगी। अब पोलराइजेशन डेंसिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान आपका चाहूंगा अपनी तरफ, जिससे बात आप अच्छी समझ सकें। अब यहां पर देखिए ये लिख रहा है कि पोलराइजेशन डेंसिटी कितनी होती है, इसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पोलराइजेशन डेंसिटी थी क्या, तो यहां पर थी कि द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जितना डायपोल मोमेंट डेवलप्ड होता है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम पोलराइजेशन डेंसिटी पी को बोल रहे थे। व्हेन प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी, और पी से इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। अब यहां पे थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूं, जिससे मैं थोड़ा सा बेहतर समझाने की कोशिश कर सकूं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था अभी एक एक्सटर्नल फील्ड में, तो इस डाइलेक्ट्रिक में यही लेयर हमारे काम की बची थी। बाकी अंदर के जो पोलराइजेशन हुआ था, उन्होंने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया था, उसके असर को। तो इस वाले चार्ज डेंसिटी को हम कह रहे थे प्लस सिग्मा पी कह दो, या प्लस सिग्मा पी, इसको कह रहे थे माइनस सिग्मा पी। अगर हम ये माने कि सिग्मा पी की वैल्यू कितनी होगी, जैसे चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया। तो पोलराइज चार्ज, जो चार्ज यहां पर आया है, ये क्या है, टोटल क्यूपी चार्ज, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, अपॉन एरिया। एरिया का मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। ये जो एरिया है, ये भाई यही तो चार्ज आया है ना बेटा जी, तो चार्ज को क्यूपी लिख दिया और इस एरिया को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर यूनिट चार्ज पर यूनिट सरफेस, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये आपका सिग्मा पी आ गया पोलराइज्ड होने की वजह से। आप ये बात समझ पाए होंगे। अब यहां पर जो हमारा पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला था, डायपोल मोमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट, ये था देखिए डायपोल मोमेंट, पूरी बात मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसी को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो टोटल डायपोल मोमेंट, टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बड़ी आसान सी बात। तो देखिए टोटल डायपोल मोमेंट कितना आया, ये देखिए यहां पे चार्ज क्यूपी है और ये माइनस क्यूपी है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज डी। तो हम इसको, ये पूरा जो एज ए सरफेस एक वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम का डायपोल मोमेंट क्या ले सकते हैं, डायपोल मोमेंट हमें मालूम है कि चार्ज क्यू इंटू सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, डायपोल लेंथ। तो यहां पे हमने लिख दिया क्या है, क्यूपी ये चार्ज, और बीच का डिस्टेंस डी है, तो दिस इज डी, डायपोल मोमेंट हो गया। दोनों को डायपोल समझ सकते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, और बीच का कुछ डिस्टेंस डी, तो क्यू इंटू डी डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट। तो यहां पर टोटल डायपोल मोमेंट क्या लिखा हमने, क्यूपी इंटू डी। डी क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई, और वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, एरिया इंटू डी, ये पूरा एरिया, और डी कितना है, तो एरिया इंटू डी इज द वॉल्यूम। अब यहां पर देखिए डी डी गया निपट, ये आ गया क्यूपी अपॉन ए, और क्यूपी अपॉन ए क्या होता है, सिग्मा पी। तो हमने एक चीज देखी, व्हाट इज दिस, दिस इज पी, कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर हो गई। इस बात को हमें ध्यान कर लेना, आगे इसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहां पर लिखा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, समय लगेगा उसमें, ये पॉइंट आप पकड़ लीजिए। Thus the polarization density may be defined as the charge induced per unit surface area, यही चीज, चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया, या चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कैसे आया है
ये पूरी चर्चा मैंने करके आपको दिखा दी है। चलिए एक कदम, ये पोलराइजेशन डेंसिटी थी और वेक्टर पी कह देंगे पोलराइजेशन, तो उसी डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड होता है। बात पकड़ में आ गई आपके, एक कदम और आगे बढ़ जाते, ये बात कर चुके थे। अब एक अलग अगला टॉपिक है, इसे साई बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी, द रेशियो ऑफ द पोलराइजेशन टू ई नॉट, पोलराइजेशन का ई नॉट से, ई नॉट टाइम्स होगा, ई नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये साई बोलते हैं इसे। तो साई इलेक्ट्रिक सब्स्टिबिलिटी है, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इसको कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट लार्ज, इफ ई इज नॉट लार्ज, तो उस समय जो पोलराइजेशन होता है is proportional to the resultant field E existing in dipole। ये जो E है ये क्या है, नेट या रिजल्टेंट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। समझ गए ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक था इसके अंदर जो ये E बन रहा था, E नेट, ई नेट का मतलब ई से शो किया है, जितना ई बनेगा नेट उतना ही पोलराइजेशन होएगा, उतना ही ये पोलराइजेशन होएगा। अगर ये ई की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो मतलब कोई और इवेंट पिक्चर में ना आ जाए तो हम लिख देते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू ई, बात बहुत क्लियर है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। ये साई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इसलिए कि डायमेंशन लेस बन जाए हमारा साई। तो साई यहां जो होता है वो क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब यहीं से आप निकालोगे तो साई की वैल्यू लिख सकते हो P अपॉन, याद रखना है फॉर्मूला, इंटू ई। ये आपका फॉर्मूला बन गया जो बाजू में लिखा है, पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बता दीजिएगा क्या सब्स्टिबिलिटी होती है। सब्स्टिबिलिटी का यही मतलब है इन जनरल समझें कि जैसे कोई आदमी ठंडक में निकलता है तो किसी को जुकाम हो जाता है, और कोई आदमी ठंडक में निकलता है तो उसको कुछ नहीं होता, स्वेटर नहीं पहनता है तब भी कुछ नहीं होता है, और किसी को जरा सी ठंडक लगी तो छींक आने लगती है, तो वो ज्यादा सब्स्टिबल है, सब्स्टिबिलिटी उसकी हाई है कि मौसम बदला छींक आने लगी। और कोई अंदर से मजबूत है या सब्स्टिबिलिटी उसकी कम है तो मौसम में परिवर्तन या ठंडक भी आई तो उसको कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही यहां पे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतना दिक्कत, सब्स्टिबिलिटी हाई, अगर कम है सब्स्टिबिलिटी तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही काम हो जाएगा उसका, है ना। अगर सब्स्टिबिलिटी कम है तो उसी तरीके से बात, ई अगर ज्यादा है तो साई हमारा कम होगा, और ई अगर कम है तो साई हमारा उल्टा चलेगा। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और ये रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, और कभी ये रिलेशन भी बोल देते हैं। व्हाट इज के हियर, के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो के हमारा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी जिसे एप्सिलॉन आर के नाम से भी आप जानते हैं। और ये साई क्या है, सब्स्टिबिलिटी। तो ये बात आप पहचान रहे हैं। इसका ये रिलेशनशिप कैसे आता है, ये भी, इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूं एकदम प्रेम पूर्वक, जिससे आपकी पढ़ाई शानदार हो। तो आइए इसका एक डेरिवेशन टाइप कर लेते हैं हम लोग। स्लाइड ऐड करनी थी तो येलो कलर ले लेते हैं। देखिए साहब, तो मैं इसका डेरिवेशन ही लिख देता हूं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। हमने क्या देखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ई जो था वो था क्या, ई नॉट माइनस ई पी। ये याद दिलाने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, आप भूल जाते हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ये क्या था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या था, पोलराइज्ड
पोलराइजेशन की वजह से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइलेक्ट्रिक। ये तो याद आ गया होगा ना, अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप, ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब हमें ये भी इसको ईपी जो है पोलराइज्ड, उसको आप लिख सकते हैं क्या, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा था कि कोई डाइलेक्ट्रिक जैसे था, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, इस तरीके से जो कहानी थी, तो केवल ये प्लेट यानी एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, यही तो बचा था, बाकी बीच का तो खेल एक दूसरे को मार देता है। इसकी अवस्था में देखिए तो कोई प्लेट अगर ऐसी हो तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई की यही पोलराइज्ड फील्ड है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने क्लास चैप्टर 1 में भी देख लिया था कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन, ये सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये EP इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, इसमें कोई कष्ट नहीं हुआ। अब अभी हमने देखा था कि सिग्मा P और पोलराइजेशन डेंसिटी एक ही चीज थी, अभी प्रूफ किया है, तो सिग्मा P की जगह आप P लिख सकते हैं, नीचे एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूफ किया, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं ज्यादा। अब ये वैल्यू क्या रही, इसमें ये ठोंक दीजिए आप, व्हाइट कलर तो यहां पर लिखा E इज इक्वल टू ई नॉट बेटा जी, और ई नॉट के बाद EP था, तो EP की वैल्यू डाल रहा हूं P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, E लिखा, साई को पिक्चर में ले आएंगे, E नॉट, और हम यहां जान रहे थे कि जो साई होता है वो P का डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E होता है। तो अगर मैं P को लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट साई इंटू ई। ये अभी हमने डेफिनेशन से सीखा था, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब P की जगह लिखेंगे क्या हम लोग, एप्सिलॉन नॉट साई ई अपॉन, और ये वाला एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट गया कट, बात पकड़ में आपके आई होगी। अब कर दो डिवाइडिंग बाई, डिवाइडेड लिख दो, या डिवाइडिंग बाई ई, बोथ साइड्स। तो ये E से डिवाइड करोगे तो दिस इज 1, और यहां आ जाएगा E नॉट अपॉन E, और यहां E से डिवाइड करोगे तो साई E, साई दिख रहा है तो साई बचेगा केवल, माइनस साई। अब साई को अगर इधर ले लो, अच्छा यहीं पे लिख दो दिस इज 1, और व्हाट इज E नॉट अपॉन E, तो E नॉट अपॉन E था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसको आप लिख दो यहां पर K। हमने देखा था K क्या वैल्यू थी, एक्सटर्नल फील्ड जो लगाते हैं नेट जो बचती है ये, तो K माइनस साई, तो साई की वैल्यू क्या हो गई, K इज इक्वल टू 1 प्लस साई। ये प्रूव्ड हो गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देते हैं। ये इसका डेरिवेशन है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, अगर आप पूरा ध्यान से सीखेंगे तो आप बिल्कुल प्यार से कर पाएंगे और इस रिलेशन को भी याद रख पाएंगे। यही रिलेशन इस स्लाइड में था जो मैंने आपको डेराइव करके दिखा दिया है कि आपको इसकी दिक्कत ना हो। तो मेरे ख्याल से ये आप देख लिए, अब इसको आप नोट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूं, जैसे कि यहां कहीं रोक देता हूं, नोट कर पाइए और समझ पाइए। मैंने हर चीज आपको समझाई है जिससे आप बहुत बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ सके। अब कुछ अंदाजा आपको दे देते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए क्या होता है जब डाइलेक्ट्रिक पर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ये मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक लेके बैठे हैं, ये एक्सटर्नल फील्ड आप लगाते जा रहे हैं तो ये प्लस पोलराइजेशन होता जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा लगा दिए कि ये प्लस और माइनस इतना जमावड़ा हो गया कि छटक गए एक दूसरे से, मतलब ये प्लस इसकी वजह से टूट के निकलना चाह रहा है बाहर। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो टूट जाएगा या वो कंडक्टर बन जाएगा, उसमें से और भी चार्जेस होंगे ना इसके अंदर भरे हुए, वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में, क्योंकि वो टूट जाएंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जहां पर डाइलेक्ट्रिक टूट जाता है और वो इंसुलेटर की जगह कंडक्टर बन जाता है, उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी जहां तक वो मेंटेन कर सका, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड करोगे तो भसड़ मच जाएगी, वो कंडक्टर बन जाएगा। यही एक अच्छे शब्दों में यहां लिखा है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन एग्जिस्ट इन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जैसे टेस्टर घर में आते हैं तो टेस्टर के पीछे एक प्लास्टिक नुमा डाइलेक्ट्रिक लगा होता है। टेस्टर आप जानते होंगे, बिजली लाइन आ रही नहीं आ रही उसको चेक करते हैं पीछे से अर्थिंग देके। आपने देखा होगा थपारिया एक बड़ी अच्छी कंपनी, उसके 4-6 टेस्टर मैंने ला के रखे हुए हैं। तो वो जब बिजली का सॉकेट होता है लगाओ तो देखो, जब दिवाली में झालर वगैरह लगाते हैं तो कभी कभी टेस्ट करते हैं उससे, समझ गए होगे। तो वो टेस्टर मान लो लेके आए, जहां बत्ती जलती लाइट तो लाइन आ रही है, मतलब करंट आ रहा है। उस टेस्टर को लेके अगर आप 11 खंबे पे चढ़ जाओ, और जो हाई टेंशन वायर्स नहीं होती 11,000 वोल्ट आती है आपके यहाँ, बड़े ऊंचे किसी कहीं कहीं यहाँ आपको दिखेंगी, ऊंचे खंबे दिखते हैं, बहुत ऊपर से लाइन आती है, वो हाई टेंशन वायर्स हैं, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वहां पर जाके अगर उस टेस्टर से आप नपाई करने की कोशिश करोगे 11,000 वोल्ट को उस टेस्टर से, तो धड़ाम से आप भी उड़ जाओगे, टेस्टर भी उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्लास्टिक है ना, वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल नहीं सकता है, वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा, वो कंडक्टर बन जाएगा और वो आपको मार देगा करंट, और खतरनाक खेल हो जाएगा, जान जा सकती है। जबकि वो घर वाली बिजली में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होने की वजह से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको ब्रेक डाउन ना कर सके, तो मजे से आप टेस्ट करते रहते हो। समझ गए ना? तो इंसुलेटर अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो अर्थात सभी जगह वो सभी स्थितियों में इंसुलेटर बना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी गई तो उसका कबाड़ा भी हो सकता है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कबाड़ा होगा उसका, वही उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। जो मैंने बोला वही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं। तो बात समझ गए होंगे कुछ की, यहां पर आपको थोड़ा फील आए उसके लिए डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी हुई है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैक्यूम है तो 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू है, दिस इज के, तो ये के की वैल्यू है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। भाई वैक्यूम में तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं टूटने के लिए। एयर अगर है तो करीब काफी करीब होता है वैक्यूम के, उसको 0.8 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर का आप लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एयर मॉलिक्यूल्स भी ब्रेक हो जाते हैं। इसी तरीके से वाटर का ये 80-81 के आसपास होता है, और इसका भी पता नहीं है, जैसे बुक में पेपर का भी लिखा हुआ है। इस तरह से आप इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा देंगे किलोवोल्ट पर मिलीमीटर पेपर के केस में, तो पेपर भी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ देगा। तो ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। जो चीज हमने सीखी, हर चीज तबीयत से सीखी, डिटेल में सीखी है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, डाइलेक्ट्रिक क्या मामला है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या थे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, और सब्सटिबिलिटी क्या है, सब्सटिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है। बिल्कुल सॉलिड तरीके से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो, बहुत डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए, जिससे सुपर कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।